नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन के बीच दूसरी बार आमने सामने की वार्ता हुई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार दोनों देश युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस वार्ता के दौरान रूस ने युद्ध विराम को लेकर बड़ी शर्त रख दी, जो यूक्रेन के लिए सहज नहीं दिख रही है। रूस और यूक्रेन की इस वार्ता से इन दोनों देशों का तनाव भले ही कम होता नहीं दिख रहा, लेकिन अमेरिका और रूस के रिश्तों में जरूर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि मॉस्को पर लगाया जाए G7 स्तर का प्रतिबंध। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और चीन में बढ़ा तनाव। चीन बोला, अमेरिका ने टैरिफ समझौते का किया उल्लंघन। ट्रंप और जिनपिंग में हो सकती है बात। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर बढ़ा दबाव। तमाम राजनीतिक दलों ने दिसंबर में चुनाव कराने की उठाई मांग। यूनुस की विस्तारित समय सीमा को किया खारिज। रूस और तालिबान के बीच मजबूत हो रहे संबंध। पुतिन ने तालिबान के राजदूत को दी मान्यता। हिंदुस्तान ने अब तक आधिकारिक रूप से नहीं दी है मान्यता। और अब चलते चलते में देखेंगे, पाकिस्तान में भूकंप का कैदियों को मिला फायदा। कराची की जेल से भागे 216 कैदी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में 20 नहीं 28 ठिकानों को किया था ध्वस्त। पाकिस्तान के डोजियर में बड़ा खुलासा। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान। ली जे म्यूंग अगले राष्ट्रपति बनने की रेस में आगे। मार्शल लॉ लगाने के चलते महाअभियोग लाकर पद से हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति योल। गजा में सहायता केंद्र पर खाना लेने आए लोगों पर इजरायल ने फिर किया हमला। 3 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र जांच की कही बात। नेपाल में राजशाही समर्थक आंदोलन कुचलने की तैयारी। गिरफ्तारी के डर से कई नेता अंडरग्राउंड। आंदोलन में शामिल 61 लोगों पर दर्ज किया गया मुकदमा। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए लंबे वक्त से कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। और अब एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई, लेकिन नतीजे कुछ नहीं निकले। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत हुई, लेकिन इसकी सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वार्ता की शुरुआत 2 घंटे की देरी से हुई, जिसके बाद ये बैठक 1 घंटे भी नहीं चल पाई, उससे पहले ही खत्म हो गई। वार्ता के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों के तेवर काफी सख्त दिखे। युद्ध विराम को लेकर यह बैठक पूरी तरह से फेल साबित हुई, लेकिन सैनिकों से जुड़े कुछ मुद्दों पर जरूर सहमति बन गई। वार्ता में रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली करने पर सहमति जताई गई है। दोनों देश युद्धबंदियों और 6000 सैनिकों के अवशेषों का आदान प्रदान करेंगे। इस्तांबुल में हुई इस वार्ता में युवा सैनिकों और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की रिहाई पर भी सहमति बनी है। युद्धबंदियों की ये अदला बदली जल्दी ही हो सकती है, लेकिन फिलहाल तक इसकी तारीख सामने नहीं आई है। रूस ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता कर रहे तुर्की को अपनी शर्तों वाली सूची सौंप दी है, जिसका पहला भाग एक टिकाऊ और स्थायी शांति प्राप्त करने के उपायों से संबंधित है, और दूसरा भाग एक वास्तविक युद्ध विराम को संभव बनाने के कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अब यूक्रेन इस प्रस्ताव को मंजूरी देगा या नहीं, या फिर ये प्रस्ताव आगे कैसे बढ़ता है, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन इस वार्ता के शुरू होने से पहले ही यह तय माना जा रहा था कि यह पिछली बार की ही तरह असफल होगी, क्योंकि वार्ता से 1 दिन पहले 1 जून को यूक्रेन की तरफ से जिस तरह का हमला रूस पर किया गया, जिसमें रूस के कई एयरबेसेस को नुकसान पहुंचा, उसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ना तय है। वार्ता शुरू होने से पहले ही रूसी सैन्य ब्लॉगर और रणनीतिक विश्लेषकों ने यूक्रेन के खिलाफ कड़ा और सख्त कदम लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने रूस की सैन्य क्षमता को चुनौती दी है और अब उसे जवाब देना जरूरी है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर इस वार्ता में कुछ ठोस निकलकर नहीं आता है, तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। हमें G7 देशों के साथ मिलकर संयुक्त प्रतिबंधों पर काम करना चाहिए, अमेरिका और उन सभी देशों के साथ जो शांति चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका का भी बयान सामने आया था। अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वार्ता के जरिए बस वक्त बिता रहे हैं, वो इसके लिए सीरियस नहीं है। अमेरिका ने दावा किया कि रूस आने वाले वक्त में किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये वक्त सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए ही मुश्किल नहीं है, बल्कि विश्व के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इन हालात में
रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करना बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन यह कब तक हो पाएगा और हो पाएगा भी या नहीं, यह कहना फिलहाल मुश्किल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन और अमेरिका में बढ़ते तनाव की। तो एक बार फिर चीन और अमेरिका आमने सामने आते दिख रहे हैं। टैरिफ को लेकर दोनों देशों में फिर से विवाद छिड़ गया है। पहले अमेरिका ने चीन पर टैरिफ समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया था और अब चीन ने भी ऐसा ही आरोप अमेरिका पर लगाया है। चीन का कहना है कि ट्रंप प्रशासन एआई चिप निर्यात नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी करके चीन को चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर की बिक्री रोककर और चीनी छात्रों का वीजा रद्द करने की योजना बनाकर दोनों देशों के बीच 12 मई को हुए अस्थायी व्यापार समझौते को कमजोर कर रहा है। चीन ने अमेरिका के ही अंदाज में कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई जेनेवा इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग में बनी मौजूदा आम सहमति को गंभीर रूप से कमजोर करती है और साथ ही चीन के वैध अधिकारों और हितों को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। चीन का यह बयान ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले 12 मई को दोनों देशों ने इस साल की शुरुआत में एक दूसरे के आयात पर लगाए गए टैरिफ में अस्थायी रोक लगा दी थी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने कहा कि अमेरिका ने चीन पर लगाए गए 145% टैक्स को घटाकर 30% करने और चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ दर को 125% से घटाकर 10% करने पर सहमति जताई है। लेकिन अब दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ समझौता तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि इस ही हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हो सकती है। इस बात का ऐलान व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने किया है। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में आम चुनाव को लेकर अब मोहम्मद यूनुस मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। यूनुस की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि चुनाव को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक के लिए लटकाए रखा जाए। इसके लिए वो चुनाव सुधार का तर्क दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। लेकिन बांग्लादेश के सेना चीफ जनरल वकार उस जमान अड़ गए हैं कि चुनाव दिसंबर से पहले ही कराने होंगे। सेना चीफ के समर्थन में अब बांग्लादेश के अधिकांश सियासी दल भी आ गए हैं। यूनुस ने चुनावों को लेकर देश के तमाम सियासी दलों की बैठक बुलाई थी। इसमें बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी के स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन का कहना था कि मोहम्मद यूनुस बार बार कह रहे हैं कि एक देश बांग्लादेश में जल्दी से चुनाव चाहता है। हम पर भी यूनुस हिंदुस्तान की तरह बात करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे कि उनकी सरकार आखिर चुनाव क्यों नहीं करा रही है? सरकार सुधार को लेकर गंभीर नहीं है। मोहम्मद यूनुस ये नहीं बता सकते कि आखिर पिछले 10 महीने में क्या क्या हुआ। जब 10 महीने में कुछ नहीं हुआ तो अगले 10 महीने में क्या हो जाएगा? यूनुस की सरकार सिर्फ बयानबाजी पर चल रही है। सरकार न्यूट्रल नहीं है। एक पक्ष को बढ़ाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनुस ने सियासी दलों की जो बैठक बुलाई थी उसमें शामिल 30 पार्टियों में से 27 पार्टियों ने दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने की मांग की। इस बैठक में यूनुस अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुपचाप सुनते रहे, लेकिन चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यूनुस को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अब चुनावों को ज्यादा समय तक टालना मुश्किल है। फिर भी मोहम्मद यूनुस हिंदुस्तान का नाम लेकर चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे हिंदुस्तान की चिंता बढ़ रही है। अब खबर यह भी आ रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के नेशनल रेडियो और दूरसंचार निगम यानी एनआरटीसी के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जनरल अजमत शब्बीर 25 मई को चुपचाप 5 दिन की ढाका की यात्रा पर पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा के बारे में सामने आई जानकारी से पता चलता है कि दोनों देश वेब इंटेलिजेंस पर डील कर सकते हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि अब बांग्लादेश से बीटीआरसी और एनटीएमसी के अधिकारियों की टीम पाकिस्तान जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर स्थित एनआरटीसी का दौरा करेगी। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती ये सक्रियता हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा रही है। और अब अगली खबर में बात होगी तालिबान को मिली रूस की मान्यता की। तो अफगानिस्तान में 2021 में अमेरिका ने अपनी सेना हटाई और उसके साथ ही तालिबान का यहां कब्जा हो गया, लेकिन तालिबान शासन को मान्यता नहीं मिल पाई थी। बाद में 2023 के बाद कई देशों ने तालिबानी शासन को मान्यता दे दी और रूस ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को स्वीकार कर लिया है। मॉस्को में तालिबान के राजदूत के नामांकन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।
तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान विदेश मंत्रालय ने भी इस खबर पर अपनी मुहर लगा दी है। रूस ने अप्रैल में तालिबान पर लगे प्रतिबंध को निलंबित कर दिया था, जिसे वो 2 दशकों से ज्यादा वक्त तक आतंकवादी संगठन मानता रहा है। और इसके बाद से ही ये संकेत मिल रहे थे कि जल्दी ही रूस तालिबान को मान्यता दे सकता है। रूस से मंजूरी मिलने के बाद अब तालिबान को हिंदुस्तान से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तालिबान चाहता है कि हिंदुस्तान की सरकार भी उनके राजनयिक को बतौर राजदूत नई दिल्ली में मान्यता दे दी, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान ने तालिबान की इस डिमांड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब इसे हिंदुस्तान के लिए झटका माना जा रहा था। हालांकि पिछले कुछ सालों में दोनों पक्षों के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान और तालिबान में शीर्ष स्तर पर पहला संपर्क हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बात की थी। इससे पहले मुत्ताकी और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बीच दुबई में मुलाकात हुई थी। इसके अलावा हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार तालिबान नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं। हिंदुस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को लगातार मदद भेजी जा रही है। तालिबान के शासन से पहले अफगानिस्तान में कई परियोजनाएं हिंदुस्तान की मदद से चल रही थी और तालिबान चाहता है कि हिंदुस्तान उन परियोजनाओं को पूरा करे। और अब चलते चलते में बात पाकिस्तान की जेल से भागे 200 से ज्यादा कैदियों की। तो अपराधियों को जेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहां से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान में तो अब जेलों का हाल भी बुरा है, क्योंकि कैदी तो जेलों से भाग रहे हैं। दरअसल ये मामला है कराची का, जहां की मलीर जेल की दीवार तोड़कर बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। हालांकि जैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ा तो तुरंत प्रशासन ने सफाई दी कि कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। जियो न्यूज के मुताबिक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 135 कैदी अभी भी फरार हैं। जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैदियों के दीवार तोड़कर भागने की बात कही जा रही थी। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई दीवार नहीं तोड़ी गई, सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले। फरार कैदियों की संख्या 216 बताई जा रही है। कुछ लोगों का दावा है कि फरार कैदियों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। वहीं इस घटना के बाद पूरे कराची में हालात बिगड़ गए हैं, क्योंकि कैदियों के फरार होने के बाद मलीर जेल के पास सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी। गोलीबारी से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। यही नहीं, कैदी अब खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे भी लोग खतरे में हैं। गृह मंत्री लांजार ने बताया कि भूकंप के बाद 700 से 1000 कैदियों को बैरकों से बाहर लाया गया था। इसी अफरा तफरी में 100 से ज्यादा कैदियों ने मेन गेट की तरफ धक्का मुक्की शुरू की और भाग निकले। जेल प्रशासन के मुताबिक तलाशी अभियान अब भी जारी है। इस अभियान में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU, रैपिड रिस्पांस फोर्स RRF, रेंजर्स और फ्रंटियर कोर FC की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। इस घटना के तुरंत बाद जेल का नियंत्रण रेंजर्स और FC ने संभाल लिया। IG जेल, DIG जेल और जेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस घटना में एक कैदी की मौत की भी खबर है, वहीं 4 सुरक्षाकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने माना कि प्रशासनिक लापरवाही भी इस घटना का कारण हो सकती है। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की काफी किरकिरी हो रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।